नमस्कार। चिकित्सीय वार्ता के क्रम में आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। यह विषय है बच्चों के द्वारा रात में बिस्तर पर पेशाब करना या बेड वेटिंग, या चिकित्सकीय भाषा में इसे एन्यूरिसिस कहा जाता है। यह समस्या माता पिता और बच्चों दोनों को सामाजिक और मानसिक रूप से प्रभावित करती है। माँ बाप के लिए चिंता का विषय होती है, वहीं बच्चों के लिए हीन भावना और आत्मसम्मान में कमी का कारण बनती है। एन्यूरिसिस, ऐसे तो बच्चे बिस्तर पर पेशाब करते ही हैं। इस समस्या को कब तक हम ये कहेंगे कि बच्चों के लिए ये समस्या है? 5 वर्ष के बाद यदि बच्चा बिस्तर पर बाथरूम करता है, बिस्तर पर पेशाब कर लेता है, तब हम इसको एक समस्या कहेंगे। 5 वर्ष से पहले क्यों नहीं? क्योंकि 5 वर्ष तक ऐसे बच्चे ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ब्लैडर कंट्रोल का तात्पर्य ये है कि अपनी इच्छा से उचित समय और उचित स्थान पर मूत्र का त्याग करना। अगर इतनी क्षमता अगर आ जाती तब हम कहते हैं कि बच्चे ने ब्लैडर कंट्रोल कर लिया है। क्योंकि 5 वर्ष तक ऐसे बच्चे ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए 5 वर्ष के बाद हम इसको एक समस्या के रूप में लेते हैं। 5 वर्ष के बाद यदि कोई बच्चा सप्ताह में 2 बार लगातार 3 माह तक बिस्तर पर पेशाब करता है, साथ साथ में उसके अंदर सामाजिक और मानसिक समस्या उत्पन्न होती है, तब हम इसको एक समस्या के रूप में लेते हैं। यानी कि अगर बच्चा महीने में 1 आध बार कभी बिस्तर पर पेशाब कर लेता है तो ये किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ये 2 प्रकार की होती है। एन्यूरिसिस 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का तात्पर्य होता है कि बच्चा शुरू से लेकर के अभी तक इस समस्या से एक बार भी मुक्त नहीं हुआ। और सेकेंडरी एन्यूरिसिस का मतलब होता है कि बच्चा बीच में ठीक हो गया था, कम से कम 6 महीने तक उसने बिस्तर पर बाथरूम नहीं की और उसके बाद फिर से उसने बिस्तर पर पेशाब करना प्रारंभ कर दिया। सेकेंडरी एन्यूरिसिस के कारण होते हैं, पैथोलॉजिकल होती है, किसी बीमारी के कारण होता है। प्राइमरी एन्यूरिसिस एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। उसके भी कई कारण होते हैं, लेकिन ये सामान्य होते हैं। सबसे पहले तो ये आनुवंशिक होती है। आनुवंशिक का तात्पर्य होता है माता पिता से बच्चा में आना। ऐसा देखा गया है कि सामान्य तौर पर जो बच्चे होते हैं उनमें 15% तक 5 वर्ष के बाद ये समस्या रहती है। अगर माता पिता में से कोई एक भी प्रभावित रहा है तो ये समस्या 40% से ऊपर तक हो सकती है, बच्चे के अंदर संभावना हो सकती है। और अगर दोनों प्रभावित रहे बचपन में तो बच्चे के अंदर ये समस्या होने की संभावना 70% तक बढ़ जाती है। दूसरा कारण रहता है नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया, यानी रात्रि में बाथरूम ज़्यादा बनना। एक बच्चे के अंदर, हमारे अंदर रात्रि के समय एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे अपन ADH कहते हैं। इसका कार्य होता है यूरिन को कम मात्रा में बनने देना। अगर ये हार्मोन रात्रि में नहीं बनेगा तो यूरिन ज़्यादा बनती है और बच्चे बिस्तर पर बाथरूम कर लेते हैं। इसके अलावा बच्चों का जो ब्लैडर कैपेसिटी होती है, यूरिन संग्रह करने की जो क्षमता होती है ब्लैडर में, वो कम होती है, या कई बार ब्लैडर ओवर एक्टिव होता है। इस कारण से बच्चे भी बिस्तर पर पेशाब कर लेते हैं। सेकेंडरी निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने बताया, किसी न किसी बीमारी के कारण होता है। सबसे पहले ये है कि बीमारी का कारण है कॉन्स्टिपेशन। बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। क्या रहता है कि जो बच्चों की जो मल की थैली होती है वो यूरिन की थैली से थोड़ा आगे रहती है, दोनों एक ही लेवल पर रहती है, आगे रहती है। तो मल जब इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा तो उसका प्रेशर यूरिन की थैली पर पड़ता है, तो उसकी कैपेसिटी होती है यूरिन संग्रह करने की, वो कम हो जाती है और बच्चे रात में बिस्तर पर बाथरूम कर लेता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन के कारण बच्चे में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। इसके कारण भी बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर लेते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को खर्राटे आते हैं, यदि बच्चे को किसी भी प्रकार की डायबिटीज़ है, यानी डायबिटीज़ मेलाइटिस और डायबिटीज़ इंसिपिडस, या फिर बच्चा मानसिक रूप से परेशान है, या फिर बच्चे को कोई मानसिक बीमारी है जैसे ADHD या ऑटिज्म, तो बच्चे बिस्तर पर बाथरूम कर लेते हैं। तो सेकेंडरी एन्यूरिसिस में तो हमको जो बच्चे की बीमारी की जो समस्या है उसका इलाज करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब इस समस्या से मुक्त होंगे। अब हम बात करते हैं प्राइमरी एन्यूरिसिस के ट्रीटमेंट के संबंध में।
प्राइमरी एनालिसिस जैसा कि मैंने बताया एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर माता पिता इस समस्या से एक तो बच्चे के अंदर जो समस्या है यदि सीवियर नहीं है, यानी कि बहुत मालूम पड़ा लगातार 7 दिन तक बिस्तर पर पेशाब कर रहा है, अगर नहीं है तो और घर वाले और बच्चे इस समस्या से परेशान नहीं है तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये समस्या जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये समस्या धीरे धीरे अपने आप कम होती जाती है। जैसे कि मैंने बताया 5 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं, 5 वर्ष की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें ये संभावना 15% तक होती है। 10 वर्ष के बच्चों में ये 5% होती है और 15 साल की उम्र से ऊपर के बच्चों में ये संभावना 1% रहती है। यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बच्चे इस समस्या से ग्रो अप करते जाते हैं। अगर घर वाले इस समस्या से लेकर के परेशान हैं तो हमें इसकी एक इलाज की आवश्यकता है। इसमें अपन मोटिवेशन थेरेपी, देखिए कुछ माँ बाप की आदत है, अगर बच्चा बिस्तर गीला कर लेता है तो सुबह सुबह उसकी डांट लगाने लगती है, उसको प्रताड़ित करने लगते हैं कि ऐसा तुमने बच्चा पहले से ही मानसिक रूप से बहुत परेशान होता है, वो खुद ही एक उसके अंदर आत्मसम्मान की कमी रहती है, ऊपर से हम उसको डांटेंगे भी तो बच्चे के अंदर और हीन भावना आएगी और ये समस्या और बढ़ेगी ठीक होने के लिए। तो हमें ज़रूरत क्या है, उसको मोटिवेशन थेरेपी अपने में बहुत प्रभावी होती है और 25% तक संभावना ये रहती है कि बच्चा ठीक हो जाए। मोटिवेशन थेरेपी में हम क्या करते हैं कि अपने कैलेंडर में एक स्टार लगाना प्रारंभ करते हैं। जिस रात बच्चे ने बाथरूम नहीं किया उस दिन के लिए हम कैलेंडर में एक स्टार लगाएंगे और बच्चे उसकी तारीफ करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे और कहेंगे देखो बेटा आज तो तुमने बिस्तर पे गीला नहीं किया, बहुत अच्छी बात है, हम आज आपको एक स्टार दे रहे हैं। ऐसे ही अपन स्टार देते रहेंगे। सप्ताह के बाद अगर उसको एक मनपसंद उसको गिफ्ट देंगे, धीरे धीरे बच्चा का आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा तो बच्चा धीरे धीरे इस समस्या से ग्रो अप कर जाएगा। इससे भी समस्या अगर हल नहीं होता है तो हम बिहेवियरल थेरेपी का प्रयोग करते हैं। बिहेवियरल थेरेपी में हम क्या करते हैं, एक तो बच्चे को ये आदत डाल दें कि सोने से पहले हर हालत में वो बच्चा यूरिन पास करने जाए। दूसरा, रात के समय कैफिनेटेड ड्रिंक्स जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि चीज़ों का सेवन ना करें, क्योंकि इससे यूरिन ज़्यादा बनती है और बच्चा बिस्तर गीला कर लेता है। तीसरी चीज़ है अपन इसमें फ्लूइड का मैनेजमेंट करना। फ्लूइड का मैनेजमेंट का ये है कि हम किस तरह से बच्चे को जो दिन भर में जितना भी तरल पदार्थ लेता है उसका हम कुछ तरीके से उसका मैनेजमेंट करें। इसको हम 40-42 के फॉर्मूले से करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई बच्चा पूरे दिन भर में 1 लीटर फ्लूइड लेता है, फ्लूइड से मतलब ये है पानी और सब चीज़ें जो भी फ्लूइड है उसको हम 40-40 और 20% के हिसाब से अपन बांट लेते हैं। 1 लीटर अगर फ्लूइड ले रहा है तो उसका 40% यानी 400 ml अपन 12 बजे तक दे दें, अगला 40 ml अपन 12 से 5 बजे तक दे दें और उसके बच्चा जो 200 ml जो है उसे अपन 6 बजे के बाद दें। इससे क्या होगा कि रात्रि में उसको यूरिन कम बनी तो बच्चा बिस्तर गीला नहीं करेगा। हम अलार्म थेरेपी का भी प्रयोग करते हैं। अलार्म थेरेपी में एक अलार्म डिवाइस होती है जिसमें एक सेंसर होता है और एक अलार्म होता है। तो सेंसर को हम बच्चे के अंडरगारमेंट्स में लगा देते हैं और सेंसर को उसको अलार्म को बच्चे के ऊपर या बच्चे के बिस्तर की साइड में रख देते हैं। बच्चा जैसे ही यूरिनेट करता है जैसे उसका अंडर गारमेंट गीला होता है सेंसर उसको डिटेक्ट कर लेगा और अलार्म बजेगा, बच्चा उठ जाएगा और अपना बाथरूम जा कर के यूरिन पास कर देगा। या अगर किसी के पास ये जो अलार्म होते हैं ये ऑनलाइन उपलब्ध रहते हैं, अपन इनको मंगा सकते हैं। यदि अपन ये नहीं मंगा सकते तो सामान्य अलार्म क्लॉक का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए अपने को माँ को ये चाहिए कि उसको एक अनुमान होना चाहिए कि बच्चा मेरा इतने बजे बाथरूम बिस्तर पर कर लेता है, उसके 10-15 मिनट पहले का अलार्म भर के रख दें। बच्चा अलार्म से उठ जाएगा और बच्चों को बोलें बेटा अलार्म बजने के तुरंत बाद जा करके बाथरूम करके आ जाइए, तो बच्चा बिस्तर पर बाथरूम नहीं करेगा। इससे मस्तिष्क की कंडीशनिंग होती है। बच्चा धीरे धीरे मस्तिष्क इस बात को समझ लेता है कि मुझे कब बाथरूम करने जाना है, तो धीरे धीरे इस समस्या से बच्चे बाहर आ जाते हैं। बिहेवियरल थेरेपी और अलार्म थेरेपी अपने आप में बहुत प्रभावी होती है। 60 से 70 तक बच्चों को इससे फ़ायदा हो जाता है।
अगर ये समस्याएं भी अगर इनसे भी बच्चे को आराम नहीं मिलता है तो फिर हमें अंतिम तौर पर दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। दवाइयाँ दो प्रकार की होती हैं, एक तो शॉर्ट टर्म थेरेपी और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म थेरेपी का तात्पर्य यह है कि बच्चा कहीं किसी रिश्तेदार के घर जा रहा है या फिर कहीं कैंप में जा रहा है, तो हम उसको उस समय के लिए दवाई दे देते हैं जिससे वहाँ पर उसको बिस्तर गीला नहीं करेगा। और लॉन्ग टर्म थेरेपी में लंबे समय के लिए दवाइयाँ देते हैं। ये दवाइयाँ चिकित्सक के परामर्श से ही लेना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।